हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है विकुराम और अब जो है वो हम टैक्सेशन लॉ के बारे में करने वाले हैं। देखिए आज का जो हमारा लेक्चर है वो टोटली टैक्सेशन लॉ के कुछ मेन जो डेफिनेशंस हैं, मेन जो टॉपिक्स हैं उसके ऊपर हम जो है वो आज वीडियो बनाने वाले हैं। तो देखिए बने रहेगा वीडियो के साथ। बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही मेन पॉइंट्स की जो मैं वीडियो की सीरीज़ लेके आता हूँ। तो देखिए अब जो टैक्सेशन लॉ की जो वीडियो है उसमें भी मैं मेन जो है वो टॉपिक जो आपके लिए लेके आया हूँ, और टॉपिक के साथ साथ जो वो मेन जो कैसे इसको याद करने के लिए जो पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे टैक्सेशन लॉ की भी यहाँ पे लेके आया हूँ सीरीज़। तो देखिए ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले देखिए टैक्सेशन लॉ की डेफिनेशन ऑफ इनकम करने से पहले मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को टैक्स के बारे में वैसे बता देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे वो नहीं लिखा, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड मैं बता देता हूँ। तो देखिए टैक्स लॉ होता क्या है एक्चुअल में। लॉ तो देखो सबको पता है भी लॉ क्या होता है, लेकिन टैक्स क्या होता है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए ये जो है वो गवर्नमेंट की जो है वो एक मेजर जो है वो सोर्स है इनकम का, ठीक है, अल्टरनेट सोर्स है इनकम का। और साथ ही साथ देखिए टैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने को वेलफेयर पर्पसेस से, या फिर देखिए ये कहते हैं कि गवर्नमेंट का जो एक मेजर सोर्स माना जाता है टैक्स। ओके, जैसे आपने पुरानी मूवियाँ देखी होगी 3 गुना लगा है ना, ऐसा एक डायलॉग है। तो देखिए ये जो है वो है, ये मैंडेटरी है, गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 2 प्रकार के टैक्स होते हैं, एक आपका डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स के लिए एग्जांपल दे दूं, लाइक जो इंडिविजुअल के ऊपर लगाया जाता है, या फिर जैसे बिजनेस के ऊपर, और साथ के साथ कॉर्पोरेट टैक्स जिसको हम कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार के ये टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स में आते हैं। और अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूँ तो जीएसटी जो टैक्स होता है वो, जैसे मान लो कोई शॉप ऑनर है या फिर कोई बहुत बड़ा है, उनका एक जीएसटी होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना। वो जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स के थ्रू जो वो टैक्स कलेक्शन होती है, इनडायरेक्ट टैक्स। और साथ में कस्टम जो ड्यूटी होती है जिसको बोलते हैं, वो भी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। तो देखिए ये जो है वो देखिए एक बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, मैं इस पर नहीं आऊँगा, मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ। पॉइंट क्या है हमारा आज का, देखिए डेफिनेशन ऑफ इनकम। इनकम क्या है, इनकम की क्या डेफिनेशन है, सेक्शन 224 क्या कहता है इनकम। देखिए इट इंक्लूड्स ऑल द मनी, क्या है इनकम, ऑल मनी प्रॉफिट गेन बेनिफिट रिसीव बाय अ पर्सन जो है वो रिसीव करता है ऑल द मनी प्रॉफिट गेन बेनिफिट रिसीव बाय अ पर्सन, उसी को जो है वो यहाँ पे कहा जाता है। और कब रिसीव करता है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पिछले साल, प्रीवियस ईयर, स्पेशली एग्जम्प्टेड अंडर द टैक्स, अनलेस अगर कोई एग्जम्पशन नहीं है तो वो सारा जो आएगा आपका मनी प्रॉफिट गेन बेनिफिट, तो वो सारा कुछ जो आएगा आपका इनकम में आएगा, ठीक है। ओके, इनकम मे बी द रिसीव इन फ्रॉम द कैश काइंड और एनी अदर वैल्यूएबल बेनिफिट। इनकम जो वो किसी भी प्रकार में रिसीव हो सकती है, या तो फिर कैश हो सकती है, कैश काइंड और एनी अदर्स, किसी भी प्रकार के, लाइक किसी को अवार्ड दे दिया, लॉटरी दे दी, लॉटरी से जीती है उसने, लॉटरी से कैश प्राइज जीता है, लॉटरी से कार जीती है, लॉटरी से कुछ भी जीता, तो क्या है वो रिसीव्ड किसी भी प्रकार का, ठीक है। ओके, अब जो है वो फीचर ऑफ का इनकम, फीचर ऑफ इनकम, इसके फीचर्स क्या हैं। देखिए पहला फीचर है इसका, इनकम मे बी अर्न रेगुलरली और ओकेजनली। इनकम जो है वो या तो पर्सन जो है वो रेगुलरली अर्न कर रहा है या फिर ओकेजनली कभी कभी अर्न कर रहा है। इट मे अराइज फ्रॉम द लीगल और इलीगल, चाहे वो लीगल सोर्स से इनकम है और चाहे वो इलीगल सोर्स से इनकम है। ओके, इट मे बी रिसीव इन द कैश और काइंड, वही चीज़ की भी, चाहे वो कैश में है चाहे वो काइंड ऑफ अदर उसमें है। इनकम इज टैक्सेबल अनलेस द स्पेशल एग्जम्प्टेड। इनकम जो है वो सारी इनकम टैक्सेबल है, एक्सेप्ट जो है वो मेंशन किया गया, वो हम आगे करेंगे, कौन कौन सी एग्जेम्प्टेड है कौन कौन सी नहीं एग्जेम्प्टेड, वो सारी हम आगे करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल मीनिंग में है इसमें, जिसमें यही आता है कि टैक्सेबल है अनलेस जो है वो कोई एग्जम्पशन इसमें दी है स्पेशली। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा पॉइंट, देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट इसी का ही है, क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल, सैलरी रिसीव बाय एन एम्प्लॉय। एम्प्लॉई जब सैलरी रिसीव करता है अपने एम्प्लॉय से, तो वो भी जो क्या आती है आपकी जो है वो इनकम कहलाती है। ओके, नंबर 2, प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस, कोई बिजनेस कर रहा है पर्सन, वहाँ से कुछ प्रॉफिट अर्न हो रहा है, वो भी क्या आएगा आपका इनकम। रेंट फ्रॉम अ हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी है किसी के, किसी ने रेंट पे दी है, किसी कोई लैंडलॉर्ड है,
इसने बोला कि जी भाई मेरे घर के 20 कमरे हैं, मैं किराए पे चढ़ा रहा हूँ, हर एक का किराया 5,000 है, तो कितना हो जाएगा आपका 20 कमरे का? 1,00,000 रुपया 5,000 के हिसाब से। तो वो क्या है? इनकम। ओके, उसके बाद इंटरेस्ट फ्रॉम अ बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट फ्रॉम अ बैंक अकाउंट, जो बैंक अकाउंट से आएगा इंटरेस्ट, वो भी क्या है? आपका इनकम है। डिविडेंड फ्रॉम अ शेयर्स। शेयर का कोई डिविडेंड आता है, किसी ने कोई शेयर परचेज करके रखे हुए, ओके, तो उसकी जो इनकम आएगी, उसका जो डिविडेंड आएगा, वो भी क्या आएगी? कहलाएगी आपकी इनकम कहलाएगी। कैपिटल गेन्स फ्रॉम द सेल ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी सेल करने पे जो कैपिटल गेन हो रहा है, कैपिटल गेन फ्रॉम द सेल ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी सेल कर रहा है कोई, वहां से कैपिटल गेन हो रहा है, इनकम कहलाएगा। देखिए ये कुछ एक एग्जांपल है, देखिए हम इसके बाद नेक्स्ट तो करेंगे। देखिए आप ध्यान रखिएगा, ये सारे एग्जांपल जो है वो एक बहुत अच्छे एग्जांपल जो है वो हो सकते हैं। उसके बाद हम इसमें कोई इंक्लूजन करेंगे अंडर सेक्शन 224 में। इसमें क्या क्या इंक्लूजन होगा आपका? प्रॉफिट एंड गेन, डिविडेंड, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रिसीव वाया चैरिटेबल ट्रस्ट, और पर्क, जिसको हम एक सिंपल बात में पर्क बोलते हैं, लेकिन पर्क यूसिट्स इसको कहते हैं, एंड द अलाउंसेस, ये भी जो है वो इसमें आते हैं। बिनिंग फ्रॉम द लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पजल, हाउस रेस एंड ऑनलाइन गेम्स, ये सारी जो है वो इसमें जो है वो इंक्लूड होती है इनकम में। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं टोटल इनकम। टोटल इनकम क्या है? देखिए टोटल इनकम, फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल इनकम, इसका मीनिंग करते हैं। टोटल इनकम क्या होती है? मीन्स द टोटल अमाउंट ऑफ द इनकम कंप्यूट अंडर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट आफ्टर अलाउइंग ऑल परमिसिबल डिडक्शन एंड एग्जम्पशन। ऑल परमिसिबल डिडक्शन एंड एग्जम्पशन, ठीक है। देखिए जो भी मतलब अमाउंट, टोटल जो अमाउंट जो वो इनकम का जो कंप्यूट होने के बाद अंडर द इनकम टैक्स एक्ट आफ्टर अलाउइंग ऑल द परमिसिबल डिडक्शन, जब डिडक्शन होने के बाद, देखिए पहले क्या है, देखिए मैं एक एग्जांपल कर लेता हूँ। किसी की, सपोज कीजिए किसी की जो इनकम है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे कर रहा हूँ, किसी की इनकम 1,000 रुपये है, 1,000 रुपये है, ओके। अब उनको क्या है, 1,000 रुपये इनकम, जो टोटल उनकी सैलरी इनकम 1,000 रुपये, जो इसका सपोज कीजिए इसमें जो कंपल्सरी डिडक्शन है 75 रुपये। देखिए हम आगे करेंगे अभी, या फिर मान के चलते किसी की इनकम जो है वो यहाँ पे 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपीज, एंड 75,000 जो है वो इसकी स्टैंडर्ड डिडक्शन जो गवर्नमेंट दे रही है। चल देखिए मैं इतने लंबे उसमें नहीं जाऊंगा, आगे जाके आपको समझाता हूं। अभी फिलहाल मैं तो देखिए इनकम का मतलब, कहने का मतलब है कि कोई भी अगर अलाउइंग द ऑल द परमिसिबल डिडक्शन ऑफ द एग्जम्पशन एंड एग्जम्पशन भी माइनस कर दी है, डिडक्शन भी माइनस कर लिया, उसके बाद जो इनकम बचती है आपकी वो टोटल इनकम कहलाती है। आगे हम एग्जांपल से समझेंगे। देखिए फार्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन अंडर द चैप्टर 6A, वो जो होगी आपकी वो टोटल इनकम कहलाएगी। कैसे कहलाएगी, एक बार हम आगे इसको उसके भी कर लेते हैं। देखिए आगे देखिए हम करेंगे, देखिए हेड्स ऑफ इनकम। देखिए अब यहाँ पे हम करेंगे हेड्स ऑफ इनकम, इसमें हम आपको समझा देंगे, इसमें एग्जांपल लेके क्या हेड्स ऑफ इनकम क्या होता है। देखिए हम हेड्स ऑफ इनकम को टॉपिक जो वो एक अलग अलग वीडियो में बना रहे हैं, लेकिन जो वो पहले मैं आप लोगों को इसमें एक बार समझा देता हूँ। देखिए हेड्स ऑफ इनकम का मतलब होता है कि इनकम इज क्लासिफाइड इनटू 5 हेड्स। कितने हेड्स होते हैं हमारे? 5 हेड होते हैं। देखिए नंबर 1 सैलरी। सैलरी वही जो एम्प्लॉय के रिलेशन में जो हमने पहले लेबर लॉ की, जैसे आपने लेबर लॉ की क्लास में देखा होगा कि उसमें मैं बता रहा था कि भाई सैलरी क्या है, ठीक है, सैलरी क्या होती है ना। उसके बाद आपकी इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, इनकम जब हाउस प्रॉपर्टी से जो अर्न होती है इनकम। उसके बाद प्रॉफिट एंड गेन ऑफ द बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस एंड प्रोफेशन से प्रॉफिट गेन। चौथा आता है आपका कैपिटल गेन्स, और पांचवा आपका आता है इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज। इन 4 हेड्स में कोई अगर इनकम नहीं फिट बैठेगी तो हम क्या करेंगे, उसको 5th हेड में डालेंगे अदर सोर्सेज। ओके, इसके हम सारे करेंगे, एग्जांपल करेंगे, इसकी एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स करेंगे, क्या क्या होता है सारा हम एक बार अगली वीडियो में करेंगे। अभी फिलहाल मैं एक एग्जांपल के लिए कर रहा हूँ। तो एग्जांपल देखिए इसमें ऐसा है कि मैं बता रहा था कि ग्रॉस टोटल इनकम का एग्जांपल क्या होता है। तो इन सब इनकम में जब हम अपनी सैलरी को कैलकुलेशन करेंगे, कोई यहाँ पे फिट बैठेगी, सैलरी में कोई फिट बैठेगी अगर पर्सन जो वो सैलरी अर्न कर रहा है, और सैलरी के साथ साथ हो सकता है उसका कोई बिजनेस है या कुछ इस तरह की और भी चीज़ें हैं, है ना, तो वो भी है, या फिर हाउस की प्रॉपर्टी है उसमें वो इंक्लूड हो जाती है सैलरी के साथ, या फिर मान लो उसको सैलरी हाउस प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, उसको जो वो बिजनेस है, बिजनेस के अलावा उसका जो कैपिटल गेन्स हैं, शेयर्स वगैरह हैं उसके, है ना,
देखिए ये दो चीज़ें अगर फिट बैठ रही है तो हो सकता है कुछ ऐसी इनकम होगी जो इसमें फिट, इन सब में फिट नहीं बैठेगी, वो फिर इसमें फिट बैठेगी। जैसे कि एफडी होगी आपकी, एफडी का जो इंटरेस्ट हो गया आपका नॉर्मल, जो वो बैंक इंटरेस्ट जो होगा आपका, जो अभी 3.5-4% जो भी जितना भी है, हर एक बैंकों का अलग अलग है, तो वो जो होगा वो भी इसमें अदर उसमें जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो ये इस तरह का होगा। इन सब हेड्स से जो इनकम कैलकुलेट होगी उसको क्या कहेंगे हम? ग्रॉस टोटल इनकम कहेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम कहेंगे। अगर आप ये भी कर सकते हो कि ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है बिफोर द डिडक्शन, ये आप लिख सकते हैं। और इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि 4 हेड्स की जो इनकम इंक्लूड होगी तो वो ग्रॉस टोटल इनकम कहलाएगी। अब टोटल इनकम की मैं बात करता हूँ। जो टोटल इनकम जब हम निकालेंगे, सपोज करो ग्रॉस टोटल इनकम इन हेड्स को मिला के इनकम बनी 8 लाख रुपए की। उसके बाद एंड डिडक्शन अंडर द चैप्टर 6 से 1 लाख रुपए। और उसके बाद जब हम डिडक्शन करेंगे, देखिए मान लो डिडक्शन आ गई है, जब जैसे हम आगे आगे प्रोसेस करते हैं अपनी इनकम को, जब वो कैलकुलेशन करते हैं, हम जो कंप्यूट करते टाइम हम कैलकुलेशन करते हैं, तो उसमें डिडक्शन जो है वो अंडर सेक्शन 6 में 1 लाख रुपए की डिडक्शन जब उनको हमें दिख जाती हैं, तो जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे 7 लाख रुपए जो है वो हमारी ये टोटल इनकम बचती है, जो हम अभी इसमें कर रहे हैं, जो भी हम इधर इनकम में कर रहे थे टोटल इनकम में। तो ये एक एग्जांपल है टोटल इनकम का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और आगे हम जो है वो इसको और ज़्यादा आगे करते हैं कि नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है वो हम देखते हैं। ओके, अब देखिए मैं थोड़ा सा कंपैरिजन टेबल भी यहाँ पे लेके आया हूँ आपके लिए, तो कंपैरिजन टेबल भी कर लेते हैं। देखिए मीनिंग सबसे पहले क्या है, ग्रॉस टोटल इनकम क्या है, इनकम क्या है, कंपैरिजन कर लेते हैं। देखिए टोटल इनकम अंडर द ऑल 5 हेड्स बिफोर द डिडक्शन, मैंने वही चीज़ आपको बताई। ठीक है, टोटल इनकम क्या होती है आफ्टर द डिडक्शन अंडर द 6। देखिए अब देखिए मैं बोलता हूँ कि आप लोगों को ये तो ना माइंड में बस जाना चाहिए, ये वाली चीज़ कभी नहीं भूलनी चाहिए। उसके बाद दूसरा क्या है, सेक्शन B5। सेक्शन B5 ये इसमें डिफाइंड होती है ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, सेक्शन 80 B5। ठीक है, सेक्शन 80 B5। उसके बाद ये बोलता है कि कंप्यूट अंडर द इनकम एक्ट, इनकम टैक्स एंड उसमें कंप्यूट होती है। और ये कहता है कि इसमें कोई डिडक्शन अलाउ नहीं होती, इसमें कोई डिडक्शन नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ जुड़ती जाती है इनकम 5 हेड्स की। अब इसमें क्या कहता है, ये कहता है 80C से लेकर 80U तक, D, 80D, 80E, 80, ये सारी जितनी भी मतलब अपने सेक्शंस हैं अंडर सेक्शन 80C से लेकर के 80D है ना, 80C से लेकर के 80U तक जो भी सेक्शंस है वो इसमें अलाउ होती हैं, डिडक्शंस जो है अलाउ आ जाती हैं। टैक्स इज नॉट कैलकुलेटेड ऑन GTI, इसके ऊपर टैक्स कभी कैलकुलेट नहीं होता क्योंकि अभी डिडक्शन होना तो बाकी है। अगर इसके ऊपर होने लगा तो किसी की इनकम तो 12 लाख बैठेगी, और जब 12 लाख या 15 लाख बैठेगी और जब उसमें से डिडक्शन ही नहीं करेंगे तो पर्सन की इनकम तो बहुत ज़्यादा, उसको टैक्स तो कम से कम लाखों का देना पड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज़ कहते हैं कि इसमें अलाउ ही नहीं हो सकता, ग्रॉस टोटल इनकम में कभी भी टैक्स जो है वो कैलकुलेट नहीं होता। ठीक है, टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन द इनकम। ठीक है, जो टोटल इनकम होगी उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा, इसके ऊपर नहीं होगा। अब इसको कहेंगे ग्रॉस इनकम और इसको टैक्सेबल इनकम भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है टैक्सेबल इनकम किसको कहते हैं, तो आप टोटल इनकम को टैक्सेबल इनकम डिफाइन कर सकते हैं और ग्रॉस इनकम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर कहीं टोटल वर्ड आपको नहीं दिखता है तो दैट मीन्स कि ग्रॉस इनकम भी अगर कहीं पे आपको शो होती है, ये मतलब इसको ये कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट्स है वो क्या है वो करते हैं। नेक्स्ट आ गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए सेक्शन 2(1)(a), सेक्शन 2(1)(a, ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम इसमें डिफाइन होती है सेक्शन 2(1)(a) में। उसे इसका मीनिंग कर लेते हैं। देखिए मीनिंग क्या है, एग्रीकल्चर इनकम मीन्स द इनकम ड्राइव फ्रॉम द एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन इंडिया। सिंपल सा है, एग्रीकल्चर इनकम किसको कहेंगे, इनकम ड्राइव फ्रॉम द एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन इंडिया थ्रू द एग्रीकल्चर ऑपरेशन। देखिए ये वर्ड जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए, एग्रीकल्चर जब हम ये डिफाइन करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड जो इंडिया में सिचुएटेड होनी चाहिए और एग्रीकल्चर ऑपरेशन उसमें जरूर होना चाहिए। एक और पॉइंट्स आता है, मैं आगे आपको बताऊंगा। देखिए इसके सबसे ज़्यादा एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स की मैं बात करता हूँ कि इसमें क्या क्या एसेंशियल कंडीशंस है जो होनी चाहिए, तब जाकर के जो वो एग्रीकल्चर जो इनकम कहलाएगी। ठीक है, नंबर वन क्या है, द लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया। वही चीज़ मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि लैंड जो है वो मस्ट सिचुएटेड इन इंडिया। नंबर 2, लैंड मस्ट बी यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। लैंड का यूज सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए होना चाहिए, बिजनेस पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए, किसी अदर पर्पस से होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ओके। इनकम मस्ट अराइज फ्रॉम द एग्रीकल्चर ऑपरेशन। जो इनकम आएगी, जो इनकम आ रही है वो एग्रीकल्चर ऑपरेशन के थ्रू ही आनी चाहिए, अदर देन नहीं आनी चाहिए, अदर देन इनकम नहीं होनी चाहिए, एग्रीकल्चर तो होना ही चाहिए उसमें। ठीक है, ओके। उसके बाद बोलता है कि द इनकम मस्ट बी डायरेक्टली कनेक्टेड विद द एग्रीकल्चर लैंड। जो इनकम है वो एग्रीकल्चर लैंड के साथ कनेक्शन होना चाहिए उसका। ये नहीं है कि वो इनकम जो है वो किसी बिल्डिंग से है, कि कोई कमर्शियल बिल्डिंग, कोई होटल वाली बिल्डिंग है और इस तरह की है, कोई लैंड है उसमें होटल भी है, तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए तो इस तरह के जो भी होगा
वो हम देखिए आगे हम सारा ये क्लियर करेंगे। जैसे सपोज करो कोई लैंड है, लैंड के साथ कोई होटल्स भी है या कोई लैंड है, और उस लैंड के साथ फॉर एग्जांपल जैसे फार्म ब्रीडिंग की हम बात करते हैं, जैसे कोई फार्म है किसी का, देखिए बहुत सारे आपने सुना होगा कि फार्म हाउस है ना, फार्म हाउस वर्ड जरूर सुना होगा, तो वो फार्म हाउस भी जो है वो एग्रीकल्चर लैंड में आता है। अब देखिए एग्रीकल्चर इनकम में आता है, फार्म हाउस की जो भी इनकम होगी वो सब एग्रीकल्चर इनकम में आएगी, और एग्रीकल्चर की जो इनकम है वो एग्जम्प्टेड है अंडर सेक्शन 10, अंडर सेक्शन 10A। एक बार हम थोड़ा सा इसको कर लेंगे। ओके, एग्जम्प्टेड है अंडर सेक्शन 10(1) में, क्लोज 1 में, 10 क्लोज 1 में है, ठीक है। देखिए अब हम करेंगे इसका टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इनकम क्या है? रेंट और रेवेन्यू फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, कितने प्रकार की एग्रीकल्चर इनकम है तो एक बार कर लेते हैं। देखिए रेंट और रेवेन्यू फ्रॉम द एग्रीकल्चर लैंड, रेंट और रेवेन्यू जो भी आ रहा है वो एग्रीकल्चर लैंड के थ्रू आ रहा है। देखिए किसी को रेंट और रेवेन्यू फ्रॉम द एग्रीकल्चर लैंड, किसी को हमने जो अपनी जो लैंड है वो किसी को उस लैंड का रेंट और रेवेन्यू हमें आ रहा है, तो वो कहेंगे हम एग्रीकल्चर लैंड। ओके, उसके बाद तो हम एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे इनकम फ्रॉम कल्टीवेशन एंड सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। इनकम क्या है? कल्टीवेशन से आ रही है, कल्टीवेशन से आ रही है ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से आ रही है। इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, वही मैं पहले बता चुका हूँ आपको, जो फार्म बिल्डिंग जो है वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जो वो यूज़ हो रही है, तो उसकी जो इनकम होगी वो भी क्या आएगी आपकी, जो है एग्जम्प्टेड आएगी, और जो इनकम कहलाएगी वो एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। उसके बाद जो है इसका एग्जांपल कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जांपल जो है वो हमारा इसमें इनकम फ्रॉम वीट कल्टीवेशन। वीट कल्टीवेशन का सबसे बड़ा एग्जांपल है इनकम फ्रॉम राइस फार्मिंग, गेहूं की खेती, राइस फार्मिंग, ठीक है, चावल की खेती। इनकम फ्रॉम द शुगर कैन कल्टीवेशन, गन्ने की खेती, गन्ना उगाते हैं, गन्ना उगा के सेल कर रहे हैं, क्या आएगा आपका, ये जो सब एग्रीकल्चर इनकम आएगी। और ये जो ट्रीटमेंट है एज द एग्जम्प्टेड फ्रॉम द इनकम टैक्स, किसमें, सेक्शन, देखिए दो तरह के हैं, देखिए सेक्शन 2 क्लोज 1A, सेक्शन 2 क्लोज 1A, देखिए वो उसमें इनकम डिफाइंड है कि एग्रीकल्चर इनकम क्या है। अब ये क्वेश्चंस कई बार आ जाता है कि अगर टैक्स जो वो किस हेड के अंदर या किस सेक्शन में जो है वो टैक्सेबल है, तो सॉरी एग्जम्प्टेड है, तो हम ये कह सकते हैं कि सेक्शन 10 क्लोज 1 में ये जो एग्जम्प्टेड। ओके चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए ज़्यादा हम नहीं करेंगे। देखिए तो ओके अब करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग शुगर, जेरी, गुड़ और शुगर प्रोडक्ट्स, इसको जो है वो ये जो है वो आपका इन एग्रीकल्चर इनकम में आता है नहीं आता है वो हम करेंगे। देखिए इफ़ शुगर कैन इज प्रोसेस्ड इन अ फैक्ट्री टू द मैन्युफैक्चर, ठीक है, इफ़ शुगर कैन इज प्रोसेस्ड इन अ फैक्ट्री टू मैन्युफैक्चर, देन क्या होगा, मैन्युफैक्चर शुगर जेरी। अब इसके बारे में क्या रहेगी, ये जो प्रोडक्ट है ये क्या है, अगर शुगर कैन इज प्रोसेस्ड इन अ फैक्ट्री टू मैन्युफैक्चर, शुगर कैन जो प्रोसेस हो रहा है फॉर द पर्पस ऑफ फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरर के पास, ठीक है, फैक्ट्री टू मैन्युफैक्चरर के लिए जब अगर प्रोसेस हो रहा है, जैसे कि उससे क्या बन रही है, शुगर बन रही है, नंबर 1 रिफाइंड शुगर बन रही है, रिफाइंड शुगर बन रही है, मोलासेस, ठीक है, एथनॉल जो भी आपने देखा होगा वो बहुत ही सोशल मीडिया पे वायरल है, एथनॉल E20 है ना, E80 है ना, वो एथनॉल बन रहा है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ऐसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो वो सिर्फ शुगर कैन से बनते हैं, गन्ने से बनते हैं, कोई भी प्रोडक्ट से, है ना। द एक्टिविटी बिकम अ मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या कहलाएगी आपकी, बिजनेस एक्टिविटी कहलाएगी, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कहलाएगी। ओके, द एक्टिविटी बिकम द मैन्युफैक्चरिंग एंड बिजनेस एक्टिविटी। In much cases, the income is not entirely agriculture, depending on the activity. देखिए ये जो भी एक्टिविटी है वो जो है वो डिपेंडिंग रहेगी आपकी किसके ऊपर, ये जो सारी एक्टिविटी मैन्युफैक्चर ये सब बनाने के लिए जो है वो ये एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएगी और ये बिजनेस में आएगी, बिजनेस एक्टिविटी आएगी। देखिए मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि कोई एक पर्सन है, ठीक है, वो क्या कर रहा है कि अपने जो गन्ना उसने उगाया और गन्ने की खेती के साथ ही उसने क्या है एक ठेला लगा दिया, किस चीज़ का, जूस, गन्ने का जूस बेचने का, गन्ने का जूस 20 रुपये का, वो वाला बेचने के लिए जो वो एक ठेला लगा दिया, 20 रुपये का एक गिलास वो दे रहा है। तो क्या कर रहा है, अपना गन्ना जो है वो इमीडिएटली उसने निकाल के रख लिए हैं, साइड में रख लिए हैं। वो बोलता है कि मैं पूरी फैमिली को लगा दिया उसने ठेले पर, जितने भी उसके फैमिली में जितने उसके बेटे हैं, भाई हैं, सबको जो है वो उसने बारी खड़ा कर दिया कि हाँ भाई चलो
बेचो। रोड है कोई NH है जहाँ से पब्लिक का आना जाना लगा रहता है ना, तो 4-5 उसने ठेले लगा दिए, हाँ जी चलो जी सेल करते हैं। तो अब क्या है उसका, क्या है कि जूस बना के, जो वो गन्ने का जूस बना के जब वो बेच रहे हैं ना, तो वो जो है वो बिजनेस और उसमें नहीं आएगा, वो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आएगा वो। क्यों? क्योंकि उसका नेचर चेंज नहीं हुआ ना, क्योंकि उसका नेचर चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। बिजनेस एक्टिविटी नहीं है उसमें, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है उसमें। हाँ बिजनेस तो है, वो एक बिजनेस तो हम कह भी सकते हैं कि पार्शली थोड़ा सा बिजनेस है, क्योंकि उससे पैसा आ रहा है, तो वही तो है। मेन खेती का मकसद यही है। आप देखिए टमाटर हो रहे हैं खेत में, उसमें क्रेट में भर के उसको क्या कर रहे हैं, मार्केट में बेच रहे हैं। तो एग्रीकल्चर तो है ना, वो एग्रीकल्चरिंग तो हो रही है उसमें। तो अब देखो उसमें से पैसा आ रहा है, तो आप कई बार सोच रहे हैं, हमारे माइंड में आ रहा था कि यार वो बिजनेस तो है। देखिए बिजनेस है, लेकिन उसमें क्या है, टमाटर उगाए हैं खेतों में और इमीडिएटली देखिए उसमें कोई प्रोसेस नहीं हुआ है, किसी प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उसमें नहीं हुआ है, उसको जो वो नेचर चेंज नहीं हुआ। अब देखिए फॉर एग्जांपल टमाटर निकाला और उसके बाद उसको फैक्ट्री में प्रोसेस किया, उसमें चाहे गुड़ डालते हैं चाहे कुछ भी डालते हैं, कुछ इस तरह का, या फिर क्या करते हैं उसकी चटनी बना के बेचते हैं ये अपना, और उसको पैक करके जो वो बाहर मार्केट में बेचा जाता है, जिसकी में अंदर पैकिंग लगा के पूरा लेबल लगा के, तो वो क्या कहलाएगा, वो जो एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहलाएगी, ठीक है ओके। क्योंकि उसमें मैन्युफैक्चरिंग एंड बिजनेस एक्टिविटी शुरू हो गई, है ना। तो अब मेरा मानना है, देखिए कुछ एक एग्जांपल हैं जो मैंने आपको दिए हैं, देखिए आगे हम इसको करेंगे थोड़ा सा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, वो हम करेंगे। देखिए ओके, देखिए नेक्स्ट क्या आता है कि नोट एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम क्या नहीं है वो हम करेंगे। देखिए पहले तो हमने किया कि कौन सी एग्रीकल्चर इनकम रहेगी, अब देखिए क्या एग्रीकल्चर इनकम क्या नहीं रहेगी वो हम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर इनकम, नोट एग्रीकल्चर इनकम। फर्स्ट ऑफ ऑल पोल्ट्री फार्मिंग। देखिए पोल्ट्री फार्मिंग हो रही है, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहलाएगी। क्यों नहीं कहलाएगी? क्यों? देखिए वर्ड तो आ रहा है कि वो पोल्ट्री फार्मिंग, क्योंकि लाइफ स्टॉक, यहाँ पे लाइफ स्टॉक की बात हो रही है, लाइफ स्टॉक, ठीक है, लाइफ स्टॉक की बात यहाँ पे हो रही है। दूसरा डेयरी फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग भी क्या एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएगी। फिशरीज, फिश जो है वो मछुआरा जो पकड़ के ला रहा है ना, उसको सेल कर रहा है, हम बोलेंगे कि जी वो भी तो फिश फार्म पकड़ के ला रहा है, चाहे वो आपने उसमें उगाया है, क्या है वो नहीं होगी, वो उसमें नहीं आएगी। उसके बाद इनकम फ्रॉम नेचुरली ग्रोन फ्रेश ट्रीज जनरली नॉट ट्रीट एज एग्रीकल्चर इनकम। देखिए इनकम फ्रॉम द नेचुरली ग्रोन द फॉरेस्ट ट्री। अब देखिए जंगल में जाते हैं, घास उगती हुई है, जंगल में बहुत सारी घास उगी हुई होती हैं, घास को काट के लागे और मार्केट में जाके सेल कर दिया, तो वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कल्टीवेशन नहीं हुआ ना, ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं हुआ। ह्यूमन इंटरवेंशन, कल्टीवेशन जरूरी है। जहां कल्टीवेशन होगा तो कल्टीवेशन कौन करेगा? ह्यूमन ही करेगा। देखिए जब ह्यूमन कल्टीवेशन करेगा, चाहे वो मशीन से कर रहा है, चाहे वो बैल से हाथ जोत रहा है, लेकिन कर तो रहा है ना, एक्टिविटी तो हो रही है ना, ह्यूमन इंटरवेंशन तो हो रही है ना उसमें। तो जब ह्यूमन इंटरवेंशन जिस चीज़ में नहीं आएगी, वो इनकम जो है नेचुरली ग्रोन कहलाएगी, वो जो है वो बिजनेस इनकम कहलाएगी, वो कोई एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहलाएगी। एक्सेप्ट, देखिए एक्सेप्ट अगर मैं एक चीज़ और कहता हूँ, वो एग्रीकल्चर इनकम कहलाती है आपकी कौन सी, जो हमारी नर्सरी है, नर्सरी को जो है एग्रीकल्चर इनकम जो है वो नर्सरी को एग्रीकल्चर इनकम में डाला गया है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, उसमें जो है वो ह्यूमन इंटरवेंशन है। वो जो है वो भुट्टे को क्या करता है, जो भी नर्सरी का भुट्टा होता है बॉक्स में डाल के, उसमें मिट्टी से बढ़िया सजा के, है ना, और उसमें जब बढ़िया सजाने के बाद उसमें चाहे वो बीज को वहाँ पे बो रहा है, चाहे वो पेड़ को जो है वो उसको बढ़िया से पैक करके और उसको जो है वो सेल कर रहा है, तो वो जो है वो आपका बिकम द, देखिए नेचुरल फॉरेस्ट एंड ट्री वो एक अलग बात है। जो नेचुरल फॉरेस्ट जो जंगल में उग रहे हैं दैट इज़ द नहीं आएगा। लेकिन इसमें देखिए वेरी करता है, इसमें भी कुछ एक प्रोविज़न है वो वेरी करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे कंपैरिजन करूं, अगर इनका फॉरेस्ट ट्री और जो मैं कंपैरिजन करूं, देखिए फॉरेस्ट ट्री भी आएंगे लेकिन उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन अगर है तो वो भी आएंगे लाइक नर्सरी। अब नर्सरी क्या है, नेचुरली ग्रो होते हैं, है ना। अब देखिए चीज़ें तो देखिए खेती में भी जो भी चीज़ें होती हैं देखिए वो तो नेचुरली ग्रो होते हैं, नेचुरली ही ग्रो होते हैं। कोई उसमें कोई इंसान के बच्चे की तरह की, भाई उसमें इंसान का बच्चा भी तो नेचुरली ग्रो होता है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं कि नेचुरली तो देखिए ग्रो तो हो ही रहे हैं, चाहे वो फॉरेस्ट में हो रहे हैं, चाहे वो खेतों में हो रहे हैं। टमाटर उगा रहे हैं, पहले वो छोटा सा बीज है, फिर उसका बन रहा है पौधा,
है ना। तो देखिए नेचुरल ग्रोथ तो चीज़ हो रही है, तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि फॉरेस्ट्री जो नेचुरली है और वो जो इसमें नहीं आएंगे। लेकिन अब जो नर्सरी की बात जो है, नर्सरी को जो एग्रीकल्चर इनकम में डाला गया है वो जो हो नहीं आता है, लेकिन जो ह्यूमन इंटरवेंशन उसमें ज़रूरी है। बस मेन ये है मेन मुद्दा कि ह्यूमन इंटरवेंशन अगर नहीं है तो वो जो है वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहलाएगी। नर्सरी में तो ह्यूमन इंटरवेंशन होती ही है ना, उसके बिना तो नर्सरी का कोई वही नहीं है। अरेंज करना, उसको प्रॉपर तरीके से इसको मैनेज करना, है ना, उसको सेल आउट करना, है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। उसको ग्रो करना, उसको पानी देना, क्या है, ह्यूमन इंटरवेंशन है, ठीक है। अब देखिए इसके ना कुछ एक प्रिंसिपल हैं वो हम कर लेते हैं। क्या क्या प्रिंसिपल रहेंगे, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर ऑपरेशन। एग्रीकल्चर ऑपरेशन में क्या क्या आएगा, कल्टीवेशन आ जाती है आपकी, हार्वेस्टिंग आ जाती है, प्रोसेस ऑर्डिनरी एम्प्लॉय टू मेक द प्रोड्यूस मार्केटेबल, ठीक है, उसको मार्केटेबल के लिए बनाने के लिए, विच जनरली रिजल्ट इन द एग्रीकल्चर इनकम उसमें आएगा। देखिए एग्रीकल्चर ऑपरेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि एग्रीकल्चर पर्पज से ऑपरेशन उसमें होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। मैन्युफैक्चरिंग और कमर्शियल प्रोसेसिंग, अब देखिए दो प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल आ गया आपका, उसमें आगे हार्वेस्टिंग आ जाता है आपका, कल्टिवेशन आ जाता है आपका, और जो प्रोसेस होता है ऑर्डिनरी वो इसमें आ जाता है मार्केट में तैयार करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया गन्ने का जूस, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। तो गन्ने का जूस, जैसे अगर किसी ने गन्ने का जूस पीना है तो देखिए खुद ऐसे करके तो पी नहीं सकता। देखिए उसमें थोड़ा सा उसको निचोड़ के करके उसको तो देना तो पड़ेगा, गन्ने का ग्लास में डाल के गन्ने का जूस, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था। तो वो कह रहा है कि हार्वेस्टिंग प्रोसेस ऑर्डिनरी एम्प्लॉय टू मेक द, मार्केट में बेचने के लिए अगर किसी को जूस पीना है तो वो करना तो पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अगर वो फिर फैक्ट्री और उसके थ्रू जो है वो होके आके आता है, प्रोसेस थ्रू होता है, जनरल प्रोसेस। देखिए मार्केट में बनाने के लिए अगर मान लो कोई धान है, धान में अगर उसको कोई मार्केट में बनाना है, अब मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ गन्ने का जूस का और उन दोनों को कंपैरिजन करता हूँ। चावल है, चावल की थोड़ी बहुत छटाई तो करनी पड़ेगी, है, आलू निकल रहे हैं खेत से, उसको धोना तो पड़ेगा, मूली निकाल रहे हैं उसको थोड़ा सा धोना तो पड़ेगा, थोड़ा सा वो मार्केट को तैयार करने के लिए उसको थोड़ा बहुत उसमें वो तो करनी पड़ेगी, है ना। तो वो सारी जो है एग्रीकल्चर इनकम तभी वो कहलाती है। तो ये कहते हैं मार्केट प्रोसेस दैट गोज बियॉन्ड दोज ऑर्डिनरी प्रोसेस विच जनरली गिव्स राइज और बिजनेस इनकम और पार्शली द एग्रीकल्चर एंड द इन स्पेसिफाइड केसेस। तो कह रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग एंड कमर्शियल प्रोसेस जो होता है आपका, वो जो है वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहलाता है, लेकिन जो है वो कुछ एक केसेस में जो है वो एग्रीकल्चर पार्शली जो है एग्रीकल्चर कहलाता है और पार्शली जो है कई बार जो बिजनेस कहलाता है। वो हम आगे करेंगे कौन कौन से वो केसेस हैं। देखिए एग्रीकल्चर का काफ़ी ज़्यादा हो गया, अब हम आगे करते हैं एसएससी करते हैं। तो एसएससी देखिए कहता है कि सेक्शन 2 क्लॉज 7 में एसएससी आता है। एसएससी मीन इज द पर्सन हु इज द लाइबल टू पे टैक्स और एनी अदर अमाउंट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। जो टैक्स पे करने के लिए लाइबल है पर्सन, उसी को जो है वो जो लगान देने के लिए लाइबल रहेगा वही हमारा एसएससी रहेगा टैक्स देने के लिए, ओके। और जो वो एनी अदर अमाउंट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। सेक्शन 2 क्लॉज 7 कहता है डिफाइन एंड assessee as a person by whom any tax, interest, penalty, fine or any other sum in the payable under the income tax। पर्सन जो है सेक्शन 2 क्लॉज 7 कहता है कि एसएससी जो है वो पर्सन है जो कोई टैक्स है, इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, फाइन है और एनी अदर सम जो है वो अगर उसको इनकम टैक्स के अंडर अगर उसको पेबल है तो वो क्या कहलाएगा आपका एसएससी कहलाएगा। देखिए हम थोड़ा सा आगे करते हैं। अब देखिए आगे टाइप्स ऑफ एसएससी विद एग्जांपल। देखिए कितने प्रकार के एसएससी होते हैं और उसके जो एग्जांपल हम करते हैं साथ साथ में। सबसे पहला आता है आपका नॉर्मल एसएससी। कितने प्रकार के एसएससी होते हैं? नॉर्मल एसएससी कौन होता है? ए नॉर्मल एसएससी इज द पर्सन हु इज द लाइबल टू पे टैक्स ऑन हिज ओन इनकम और हैज टू बी द कंप्लीट विद द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। नॉर्मल एसएससी वही होता है कि भाई मैं ही हूँ, मुझे ही देना है, वही पर्सन है जो लाइबल है पे टैक्स के लिए, अपनी इनकम के लिए। मेरा टैक्स है, मैं ही दूंगा और मुझे ही देना पड़ेगा, तो वो नॉर्मल कहलाता है, नॉर्मल एसएससी कहलाता है। उसके बाद आपका देखिए एग्जांपल कहते हैं मिस्टर ए इज़ द सैलरीड एम्प्लॉई अर्निंग द 10 लाख रुपीज़, साल का वो 10 लाख रुपया मिस्टर ए है, 10 लाख रुपये कमा रहा है और जो वो अपनी वो जो इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करता है, आईटीआर रिटर्न करता है और पे द टैक्स ऑन सैलरी और अपनी सैलरी पे ऊपर टैक्स देता है, तो मिस्टर ए क्या कहलाएगा आपका नॉर्मल एसएससी कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। देखिए रिप्रेजेंटेटिव एसएससी क्या कहलाता है आपका? Representative SSC is the person who responsible for paying the tax on the behalf of another person। किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ पे अगर वो अपनी जो असेसमेंट फाइल कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे? रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। वो किसी का रिप्रेजेंटेटिव है,
कि हाँ भाई मैं उनके बेहाफ पे मैं करूँगा फाइल, ठीक है। तो ये कहलाएगा अंडर यूजुअली अराइजेस व्हेन द एक्चुअल टैक्स पेयर कैन नॉट मैनेज हिज टैक्सेस अफेयर। देखिए ये जो है नॉर्मली वो कहलाता है कि जब जो है वो यूजुअली एक्चुअल जो टैक्स पेयर है वो अपने जो टैक्स नहीं फाइल करता। उसके लिए पीछे देखिए मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूँ। ए गार्जियन रिसीव द रेंटल इनकम ऑन द बिहाफ ऑफ द माइनर चाइल्ड एंड पे द टैक्स ऑन दैट इनकम। द गार्जियन इज द, देखिए कोई ऐसा कोई चाइल्ड है, मान लो आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी, उसमें जो वो कई बार क्या होता है कि उनके गार्जियन होते हैं लेकिन जो बेटा है वो माइनर होता है, 18 साल पूरे नहीं होते हैं। तो देखिए जब 18 साल पूरे नहीं होते हैं लेकिन उसके पास इनकम है, इनकम कौन सी है, टैक्सेबल इनकम है या रेंटल इनकम है, उसके बाद 2-3 उसका ऐसी बिल्डिंग है जो रेंटल इनकम है, तो माइनर चाइल्ड तो टैक्स नहीं पे करेगा, लेकिन उसका जो गार्जियन है उसके बिहाफ पे या जो उसका रिप्रेजेंटेटिव है ना, जो गार्जियन है वो जो है उसके बिहाफ पे जो है वो एसएससी बनेगा और उनको देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अदर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो और भी बहुत सारे एग्जांपल है। ट्रस्टी ऑफ द ट्रस्ट, ट्रस्ट के जो ट्रस्टी होते हैं। एजेंट ऑफ द नॉन रेजिडेंशियल, ठीक है, नॉन रेजिडेंट है अगर कोई, उसका जो एजेंट है वो करेगा। एंड द लीगल गार्जियन ऑफ द माइनर, माइनर का कोई लीगल गार्जियन है जिसमें वो प्रॉपर तरीके से इसको बनाया कि हाँ भाई आपसे आज जो लीगल गार्जियन है तो वो जो करेगा। देखिए ये जो है इसके एग्जाम्पल है। तो आगे हम कर लेते हैं, चलिए आगे करते हैं। 3 डीम्ड एसएससी, थर्ड जो है वो डीम्ड एसएससी। डीम्ड एसएससी किसको कहते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए आप, डीम्ड एसएससी, डीम्ड एसएससी इज द पर्सन हु इज ट्रीटेड एज द एसएससी बाय लॉ इवन थ्रू द इनकम मे नॉट बिलोंग टू हिम डायरेक्टली। कहते हैं कि लॉ, कानून के द्वारा, ठीक है, बाय लॉ वो ऑटोमेटिकली वो बन गया। मतलब देखिए कानून ऐसा बना है जैसे कानून के द्वारा अगर वो पर्सन नहीं कर सकता तो भाई तुम्हें करना पड़ेगा। कानून की ऑब्लिगेशन है, लीगल ऑब्लिगेशन है उसके ऊपर। जब लीगल ऑब्लिगेशन आएगी, लो जो है वो उसको मैंडेटरी करेगा चीज़ को, तो उसको हम डीम्ड एसएससी कहते हैं। कौन से किसको करेगा, एज एसएससी बनने पे उसको जब लॉ जो है एज पर लॉ जो है वो पर्सन जो है वो ट्रीट होगा, ठीक है, लॉ के द्वारा, तो वो जो है वो रहेगा, चाहे वो उसकी खुद का जो है वो उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन एज बाय लॉ वो उसका बनता है देना, वो एसएससी बनता है उसका, तो वो जो है उसको डीम्ड एसएससी कहलाएंगे। कैसे, मिस्टर एक्स डाई बिफोर पेइंग हिज इनकम टैक्स। मिस्टर एक्स, एक मिस्टर एक्स हैं कोई, वो डाई हो गए हैं इनकम टैक्स फाइल करने से पहले। हिज सन, अब उसका बेटा क्या है, लीगल हायर है। जैसे कि एक लीगल हायर है, जैसे कि हर चीज़ में जो वो पिता की जगह जो वो बेटा लेता है, तो वही चीज़ आ जाएगी कि द लीगल हायर बिकम द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइलिंग द रिटर्न्स। बेटा जो है वो फाइलिंग रिटर्न करेगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा इसमें, रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिटर्न एंड पेइंग द आउटस्टैंडिंग टैक्स। कुछ अगर टैक्स है बचा हुआ तो फादर पे बिहाफ करेगा। तो लीगल हायर इज द डीम्ड एसएससी। इसमें लीगल हायर की बात हो रही है, लीगल हायर है वो जो है वो डीम्ड एसएससी कहलाएगा। लीगल हायर, देखिए लीगल हायर किसी प्रकार का भी हो सकता है। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने फादर का लिया है। देखो यहाँ पे लीगल हायर ये भी हो सकती है कि दादा है यहाँ पे और उसका लीगल हायर उसका पोता है, या लीगल हायर उसका बेटा है, चाहे कोई भी लीगल हायर है, कोई मतलब किसी ने किसी को लीगल हायर करके रखा हुआ है कि हाँ भाई ये मेरा एज एन बेटा है या ये मेरा वो है, तो वो भी जो है वो क्या रहेगा, आपका डीम्ड एसएससी रहेगा इसमें। अच्छा, अदर एग्जांपल क्या है इसमें, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज पर्सन, ठीक है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो रहेगा इसका ऑफ द डिजीज पर्सन, वो भी हम कह सकते हैं इसमें कि वो भी जो है वो इसमें हो सकते हैं। एग्जीक्यूटर ऑफ द डिजीज पर्सन स्टेट, एग्जीक्यूटर ऑफ द डिजीज पर्सन स्टेट, डिजीज कौन हुए, जो व्यक्ति मर चुके हैं उनके बिहाफ पे एग्जीक्यूटिव लीगल रिप्रेजेंटेटिव ये भी हो सकते हैं। देखिए ये थोड़े बहुत एग्जांपल है, ये भी हो सकते हैं बाय लॉ, अगर कानून ने उनको इस चीज़ की परमिशन दी है बाय लॉ, वो अगर है तो। देखिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे हमारा फोर्थ पॉइंट आता है आपका एसएससी इन डिफॉल्ट। एसएस किसी ने जो वो असेसमेंट फाइल करनी थी, उसकी ऑब्लिगेशन थी, लीगल ऑब्लिगेशन की, उसने असेसमेंट फाइल करनी है और वो नहीं कर पाता है, ठीक है। सपोज करो किसी की, वो ऑटोमेटिकली एसएससी इन डिफॉल्ट कराएगा। एग्जांपल कर लेते हैं कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड डिडक्ट द टैक्स डिडक्शन एट द सोर्स। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड जो है वो डिडक्ट्स करती है आपके टीडीएस को फ्रॉम द एम्प्लॉइज, अपने एम्प्लॉइयों से सैलरी, बट डज नॉट डिपॉजिट इट विद द गवर्नमेंट। अब देखिए कोई एम्प्लॉई है उसका, एबीसी कंपनी है, उसका कोई एम्प्लॉई है, उसने जो है वो किसी पर्सन का, जैसे सपोज करो किसी पर्सन की 12-13 लाख रुपए सैलरी बन रही थी, तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने सोचा कि यार इसको तो बाद में टैक्स देना पड़ेगा, तो हम खुद ही इनका टैक्स जो है वो सैलरी में से हर महीने काटते रहते हैं। 25 तो काटते रहते हैं, चाहे 4,000 रुपया, 5,000 रुपया, 2,000 रुपया या 10,000 रुपया,
है ना। या मंथ के लास्ट के क्वार्टर में भी कई बार जो है वो कंपनी जो है वो ये देख के कि हाँ भाई इनकी सैलरी जो है अब जो वो हमारी लिमिट से अगर ऊपर जा रही है तो फिर ऐसा करते हैं इनकी सैलरी थोड़ी सी काट लेते हैं। तो उस केस में क्या होगा आपका, अगर वो काट तो लिया कंपनी ने लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट को नहीं पे किया है, अपने पास ही रख लिया, तो दैट द कंपनी बिकम्स द एसएससी इन डिफॉल्ट। तो वो जो कंपनी कहलाएगी आपकी एसएससी इन डिफॉल्ट कहलाएगी, यानी कि वो टीडीएस उसने जमा नहीं करवाया है और वो डिफ़ॉल्ट कहलाएगी वो एसएससी। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। देखिए फोर्थ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार आप ध्यान से देखिएगा। और अगर देखिए दूसरा एक चीज़ है, अदर एग्जांपल और भी कर लेते हैं। पहला है फेल्चर टू डिडक्ट द टीडीएस, अगर वो डिडक्शन नहीं कर रही है, फिर टीडीसी डिडक्शन नहीं की है उसने, एक नंबर 1। फेल्चर टू डिपॉजिट द टीडीएस आफ्टर द डिडक्शन, अब उसने एम्प्लॉय का डिडक्शन टीडीएस तो काट तो लिया है लेकिन उसने गवर्नमेंट के पास नहीं करवाया जमा। फेल्चर टू पे एडवांस टैक्स व्हेन द रिक्वायर्ड, हाँ अगर वो एडवांस टैक्स पे करना था और नहीं पे किया है, जहाँ पे ज़रूरत है कि भाई इसने एडवांस टैक्स पे करना था और वहाँ पे वो नहीं किया है, उसमें भी डिफ़ॉल्ट उसने कर दिया, तो उस केस में क्या कहलाएगा आपका एसएससी इन डिफ़ॉल्ट। ये जो है वो हमारा लास्ट पॉइंट था। देखिए उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। देखिए असेसमेंट ईयर, सेक्शन 2 क्लॉज 9, असेसमेंट ईयर meaning the assessment year is the period of 12 month beginning from 1st April and ending on the 31st March of the following years during which is the income previous income assessed to the tax। देखिए assessment year section 2 clause 9, ठीक है, तो ये कह रहा है कि assessment year किसको कहते हैं, ये जो वो 12 मंथ का जो वो एक पीरियड होता है जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और एंड जो वो 31 मार्च में होता है, और इसमें जो प्रीवियस ईयर में जो इनकम अर्न हुई है वो असेस की जाती है। ठीक है, पिछले साल की जो इनकम होगी, अब जैसे सपोज करो ये 2000 जो वो जून 2026 ये है चला हुआ, तो असेसमेंट ईयर कौन सा होगा आपका, ये वाला जिसमें हम इनकम जो है वो टैक्स कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं, तो असेसमेंट ईयर कहलाएगा, जिसको हम करंट ईयर भी बोल सकते हैं या फिर असेसमेंट ईयर बोल सकते हैं कि असेसमेंट तो हमारी इस साल जारी है। कौन सी असेसमेंट जारी है, फाइनेंशियल ईयर की असेसमेंट। फाइनेंशियल ईयर कौन था हमारा, 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2025 से स्टार्ट हुआ ये फाइनेंशियल ईयर और यहाँ पे एंड हुआ 2026 में। तो इसकी जो इनकम फाइल होगी वो अभी होगी इसी साल, कब होगी 2026 टू 2027 में। तो ये क्या कहलाएगा आपका असेसमेंट ईयर कहलाएगा कि ये जो है असेसमेंट ईयर है। ठीक है, इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2025 से 26 इज असेस्ड इन द असेसमेंट ईयर 2026 से 27। सिंपल सा प्रोसेस जो मैंने आपको एग्जांपल पहले भी बता दिया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं प्रीवियस ईयर सेक्शन 3। सेक्शन 3 क्या कह रहा है, प्रीवियस ईयर, जिसको हम फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं, जब अभी हमने डिस्कस किया था। मीनिंग द प्रीवियस ईयर इज द फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम इज अर्न। इनकम जिस ईयर में अर्न हुई है वो क्या कहलाएगा आपका, फाइनेंशियल ईयर कहलाएगा चाहे प्रीवियस ईयर कहलाएगा, आप ये मान के चलो। नॉर्मली इट्स कंसिस्ट द 12 मंथ बिगिनिंग द 1 अप्रैल, वही चीज़ है, 12 मंथ का एक पीरियड होता है जो वो आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा 31 मार्च तक। और एग्जांपल कर लेते हैं कि इनकम इज अर्न 1 अप्रैल 2025, वही मैंने आपको एग्जांपल दिया। 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 के बीच में जो भी इनकम हमने प्रीवियस ईयर में अर्न करी है वो असेसमेंट ईयर 26-27 में उसको फाइल करनी है। तो ये क्या कहलाएगा आपका प्रीवियस ईयर कहलाएगा, कौन सा, जो फाइनेंशियल ईयर रहेगा हमारा ये सही है, तो ये कहलाता है। सिंपल सा देखिए इंपॉर्टेंस कर लेते हैं। टैक्स इज लिवाइड ऑन द इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। असेसमेंट टेक्स प्लेस इन द इमीडिएटली सक्सीडिंग द असेसमेंट ईयर। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस है। टैक्स इज लिवाइड इन द इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट टेक्स प्लेस इमीडिएटली सीडिंग द असेसमेंट ईयर। वो जो है इसके कुछ एक पॉइंट्स हैं जो हमने अभी कर लिए हैं। देखिए चलिए उसके बाद करते हैं असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर क्या होता है, देखिए एओ, जिसको हम नॉर्मल से एओ कह देते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 7, ठीक है, मीनिंग एन असेसिंग ऑफिसर इज एन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू द एडमिनिस्टर एंड इन्फोर्स द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स। असेसिंग ऑफिसर वो ऑफिसर अपॉइंट होता है गवर्नमेंट के द्वारा, जो इनकम टैक्स का वो एक ऑफिसर होता है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो उसको अपॉइंट करता है, एडमिट करता है। इन्फोर्स द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के जो प्रोविजंस हैं भाई उनकी जो पालना करवानी है आपने,
जो भी इनकम टैक्स में प्रोविज़न दिए है कि कौन एसएससी रहेगा, कौन एसएससी इन डिफ़ॉल्ट रहेगा, जो हमने पहले पढ़ा, और क्या क्या हमारे जो हेड्स ऑफ इनकम है जो वो उसमें कैलकुलेशन करनी है, कंप्यूट करनी है, असेस चेक करनी, जो असेस्ड हुई है उसको रिव्यू करना है, उसको देखना है कि हाँ भाई किस तरह से रहेगी। तो इसके पावर फंक्शंस भी हम करेंगे, बट जो वो असेसिंग ऑफिसर वही होगा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं, एडमिनिस्ट्रिंग करते हैं एंड इन्फोर्स करते हैं जो भी प्रोविज़न है इनकम टैक्स के, वो उसमें हो रहे हैं, वो प्रोविज़न फॉलो कि नहीं हो रहे हैं, वो उन सब चीज़ों के लिए जो है वो असेसिंग ऑफिसर जो है वो अपॉइंट होते हैं, और यही इनका काम होता है। अब देखिए इनकी पावर एंड फंक्शन क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है, वो हम करेंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो है एक्सेप्ट एंड प्रोसेस इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न हुई है, चाहे वो उसको एक्सेप्ट भी करेंगे, डिक्लाइन करेंगे, चाहे उसको प्रोसेस करेंगे। जैसे जब भी हम इनकम टैक्स भरते हैं तो आता है प्रोसेस थ्रू CPC बेंगलुरु, ऐसा करके भी लिख के आता है कई बार। तो देखिए एक्सेप्ट एंड प्रोसेस, ठीक है, अच्छी इनकम भरी है एज़ पर जो इन्होंने भरी है, जो होनी चाहिए थी पूरी एनुअल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो उन्होंने भरी है, जो फाइनेंशियल ईयर में उनकी जो इनकम जो हुई तो अकॉर्डिंग टू उस इनकम के अकॉर्डिंग भरी है, दैट इज़ द ओके विद दैट, एक्सेप्ट करेंगे एंड आगे प्रोसेस करेंगे। ओके, कोई रिफंड बन रहा है ना, तो वो सारी चीज़ें आगे करेंगे। एसेस टैक्सेबल इनकम, एसेस टैक्सेबल इनकम होगी, उसको एसेस करेंगे कि हाँ भाई इनकी जो टैक्सेबल इनकम बनती थी वही, इनको 30,000 टैक्स बनता था, लेकिन भरा जो है उस हिसाब से तो इन्होंने 30,000 को ज़ीरो कर दिया। हाँ भाई कैसे कर दिया, तो वो सारी चीज़ें एसेस करेंगे वो। इशू नोटिस टू टैक्स पेयर, ओके, हाँ अगर मान लो उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी है, 30,000 या 40,000 का टैक्स बन रहा था लेकिन उसमें जीरो कर दिया, वाई किया जीरो, क्यों किया, कैसे किया, उनको वो फॉल्ट लगता है कि हाँ भाई पर्सन ने जो 5 लाख या 10 रुपीज़ का कैश विड्रॉल करवा लिया है, और उस कैश विड्रॉल का ब्यौरा जो अपनी इनकम में जब एसेस करी है उसका नहीं दिया है कि ये जो कैश विड्रॉल किया है ये कहाँ से निकाला है और कहाँ इसको एडजस्ट किया है, इस 10 लाख रुपीज़ का किया क्या है, तो उस केस में भी जो है वो नोटिस आएंगे। ठीक है, देखिए हम एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, एक नोटिस पे किन किन केसेस में आते हैं, लेकिन हम फिलहाल अभी एग्जांपल के थ्रू ही कर लेते हैं कि नोटिस टू द टैक्स पेयर्स। ओके, अब क्या करते हैं, कंडक्ट इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। इंक्वायरी कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं कि भाई जो ऐसा किया, इनकम छुपाई है किसी ने, या फिर किसी भी प्रकार की अगर ज़रूरत पड़ती है किसी भी केसेस में इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी कर सकते हैं ऑफिसर। डिटरमाइन टैक्स लाइबिलिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं कि हाँ भाई इनकी ये वाली टैक्स लाइबिलिटी बनती थी, ये टैक्स लाइबिलिटी बनती थी, है ना, वो जो इन्होंने नहीं की कंसिडर वो कर सकते हैं। फिर रिसेस एस्केप इन इनकम, वो भी, एंड इम्पोज पेनल्टीज वेद एप्लीकेबल एंड रिकवर दी अनपेड टैक्सेस। तो ये सारी चीज़ें जो इनके पावर एंड फंक्शंस हैं वो ये कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये जो वो वीडियो पसंद आई है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको ओवरव्यू उसका करवाया है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।